की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी की जापान सिंगापुर यात्रा की। और सिंगापुर चरण के आखिरी दिन कई अहम मुलाकातों के साथ बड़े फैसले पर फोकस रहा। तो वहीं दिखाएंगे पहाड़ में सीएम धामी के हर घर को पानी मुहैया करने के संकल्प पर अपनी खास रिपोर्ट। और साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस प्रकार ब्राह्मण को रचाने की कोशिशें हो रही हैं। और चलते चलते बात शर्टलेस कांड के मास्टरमाइंड यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे और सिंगापुर चरण के आखिरी दिन कई अहम मुलाकातों के साथ बड़े फैसले हुए। सोमवार को 6,650 करोड़ के निवेश समझौतों के साथ धमाकेदार शुरुआत करने के बाद बारी थी सिंगापुर के आधुनिक मॉडल को यूपी में उतारने की और वैश्विक दिग्गजों से सीधे संवाद की। क्या रहा पूरा घटनाक्रम, देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे का दूसरा दिन उत्तर प्रदेश के लिए रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहा। इस दिन निवेश और कौशल विकास के क्षेत्र में कई बड़े समझौतों पर मुहर लगी। सीएम योगी ने सिंगापुर के मानव शक्ति, ऊर्जा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर टेन सी लैंग के साथ विस्तृत चर्चा की। इस दौरान महत्वपूर्ण समझौता हुआ। ये साझेदारी उत्तर प्रदेश में संस्थागत क्षमता निर्माण, नीतिगत ढांचे के विकास और डिजिटल परिवर्तन पर केंद्रित होगी। अच्छा लगा कि हर एक व्यक्ति पॉजिटिव भाव के साथ सोचता है और कितना उन लोगों ने होमवर्क भी करके रखा होता पहले से ही, और एक एक घटना पे नजर होती है। दुनिया कितनी ट्रांस हो चुकी है कि आपके यहाँ क्या कुछ हो रहा है, ये सारी जानकारी उन लोगों के पास होती है। इसी का परिणाम है कि कल से अब तक जो हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इनमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें 60,000 करोड़ के एमओयू हमारी जो टीम है इन्वेस्ट यूपी के साथ में अब तक यहाँ पे संपन्न हो चुके हैं। अभी हम यहाँ के इंडस्ट्री लीडर्स के साथ हमारी मीट अभी निरंतर जारी है और फिर देर रात्रि में हम लोग फिर से जापान के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट यूपी मेगा रोड शो में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने सिंगापुर के प्रमुख व्यापारी समूहों और निवेशकों को यूपी के औद्योगिक कॉरिडोर और एक्सप्रेस वे नेटवर्क के बारे में, डेटा सेंटर, अक्षय ऊर्जा, लॉजिस्टिक और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश के लिए सिंगापुर की कंपनियों को आमंत्रित किया गया। आपको बता दें कि सिंगापुर की धरती पर मंगलवार को यूपी के ब्रांड की गूंज और तेज सुनाई दी। दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई दी। मेरा मानना है कि कल प्रातः काल से मेरे साथ डेलीगेशन में आए हुए जितने भी यहाँ के हमारे प्रतिनिधि हैं, मेरे साथ योगी मेरे मंत्रीगण हैं, वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, उद्योग मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी हैं। देश ही नहीं दुनिया के अंदर भी लोगों को सुनाई दे रही है। लोग बहुत सकारात्मक भाव के साथ यूपी के अंदर अपना निवेश करने के लिए एक सकारात्मक भाव के साथ सोचते हैं और मेरा मानना है कि यह चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से होंगी। हमने यहाँ के एक और सेंटर का यहाँ विजिट किया और वह विजिट किया था यहाँ के IT, यहाँ का जो स्किलिंग का सेंटर है, वर्ल्ड क्लास सेंटर, और मुझे प्रसन्नता है कि उस सेंटर को देख करके हम लोगों ने जो यूपी के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्किलिंग के लिए, स्केल को स्किलिंग में बदलने के लिए और स्किलिंग को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ने के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन डेवलप करने की जो कार्रवाई हमारी यूपी के अंदर हो रही है, उसका एक मुख्य फोकस स्किल डेवलपमेंट, डेटा सेंटर और आधुनिक शहरी विकास रहा। योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर के प्रसिद्ध ITE कॉलेज सेंट्रल का दौरा किया। यहां उन्होंने सिंगापुर के इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग मॉडल को समझा। आपको बता दें कि सीएम का लक्ष्य साफ है,
यूपी के युवाओं को वैश्विक स्तर की ट्रेनिंग दिलाकर उन्हें ग्लोबल वर्कफोर्स के रूप में तैयार करना। आपको बता दें कि सीएम ने निवेशकों के सामने यूपी की बदलती कानून व्यवस्था और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड रखा। यहाँ पे हमें देखने को भी मिला है और उनके साथ भी हम इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा जो हमारे यहाँ के उच्चायुक्त ने इस पूरे कार्यक्रम को हमारी टीम के साथ मिलकर किस तरीके से तय किया है कि ढेर सारे जो दर्जनों डेलीगेशन के साथ बिजनेस के मुद्दे पर, इन्वेस्टमेंट के मुद्दे पर, फिनटेक से जुड़े हुए मुद्दे पर या फिर लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में कहां कहां पे डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, एमआरओ, स्किलिंग, इन सभी फील्ड में कैसे यूपी की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक सिंगापुर में अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री जापान के लिए रवाना हुए। 25 और 26 फरवरी को टोक्यो और ओसाका में उनका सामना सुजुकी, तोशिबा और टोयोटा जैसे दिग्गजों से होगा, जहां वे जापान की मैग्लेव ट्रेन का अनुभव भी लेंगे और यूपी में जापान सिटी की नींव मजबूत करेंगे। योगी का ये दौरा केवल निवेश तक सीमित नहीं, बल्कि ये यूपी को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की एक बड़ी छलांग है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों में हर घर नल से जल पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इसे एक मिशन बना लिया। बजट 2024 में मिली नई संजीवनी और समय सीमा में 2028 तक के विस्तार के बाद धामी सरकार अब एक्शन मोड में है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन योजना को लक्ष्य लगभग 14.49 लाख ग्रामीण परिवार, 14.18 लाख घरों में कनेक्शन। मिशन के लिए 67,670 करोड़ का केंद्रीय प्रावधान। मार्च 2028 तक गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने का लक्ष्य। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां जितनी सुंदर हैं उतनी ही कठिन भी। सालों से यहाँ ही महिलाएं मीलों पैदल चलकर पानी लाने को मजबूर थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री धामी ने जल जीवन मिशन को अपनी प्राथमिकता सूची में टॉप पर रखा है। धामी सरकार जल जीवन मिशन के तहत राज्य के हर ग्रामीण, हर घर में नल से जल पहुंचाने को सबसे अहम कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने जल्द से जल्द सभी नल कनेक्शनों का भौतिक सत्यापन करने और छूटे हुए घरों में तुरंत पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही परियोजनाओं के लिए केंद्र से अतिरिक्त धन की मांग की है। हर घर जल योजना के तहत उत्तराखंड में 11 लाख परिवारों की बहनों को पाइप से पानी की सुविधा मिल रही है। जल जीवन मिशन और धामी के अहम कार्य। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर सुरक्षित और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दे रखे हैं। पर फरवरी 2026 में धामी सरकार ने हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों और विभिन्न जल परियोजनाओं के लिए केंद्र से अतिरिक्त धन की मांग की है। अगस्त 2019 में केवल 9% ग्रामीण परिवारों के पास नल का पानी था, जो बढ़कर 97% से अधिक हो गया है। जल जीवन मिशन में काम करने वाले ठेकेदारों की पेमेंट और काम की गति की समीक्षा की जा रही है। जहां पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां पर डीपीआर बनाकर तुरंत काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि देवभूमि में जल जीवन मिशन के तहत धरातल पर उतारी जा रही हर घर नल हर घर जल योजना अपने आखिरी चरण में अटकी हुई थी। केंद्र से बजट न जारी होने के चलते योजना अपने लक्ष्य से पिछड़ती रही थी। दरअसल योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए ठेकेदारों की देनदारी भी सरकार पर बनी हुई थी। यही वजह है कि प्रदेश में कई जगहों पर योजना का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। बहरहाल इस योजना के तहत केंद्र को अभी 3000 करोड़ से ज्यादा पैसा उत्तराखंड को देना बाकी है, जबकि उत्तराखंड अपने हिस्से से ज्यादा पेमेंट इस उम्मीद में कर चुका है कि केंद्र पैसा देगा। इस संबंध में कुछ दिनों पहले सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने भी केंद्र से इस बात को उठाया था। वहीं केंद्रीय बजट में जल जीवन मिशन के लिए 67,670 करोड़ का बजट जारी किया गया। सूबे में केवल पाइप बिछाना ही लक्ष्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने हालिया बैठकों में सख्त निर्देश दिए कि योजना की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। धामी सरकार का एक्शन मोड कुछ खास पहलुओं पर केंद्रित है। बता दें कि सीएम ने निर्देश दिए कि जहां पाइप लगे वहां पानी पहुंच रहा है या नहीं, इसका 100% भौतिक सत्यापन और जियो टैगिंग की जाए।
वहीं केंद्रीय बजट 2026 से राज्य के ठेकेदारों की करीब 2000 करोड़ की देनदारियों का रास्ता साफ हो गया, जिससे रुके हुए प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार मिलेगी। गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत न हो, इसके लिए पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और नए स्रोत खोजने पर जोर दिया जा रहा है। उसमें फायदा मिलेगा और क्योंकि पहले भी उनकी मांग, ठेकेदारों की भी मांग थी मेरे से, मैंने भारत सरकार में पहले भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब उसको एक बड़ी धनराशि जो है उसमें भारत सरकार ने उसका प्रावधान कर दिया है, तो उसके कारण से निश्चित रूप से जल्दी सब काम पूरे हो जाएंगे और समय सीमा का विस्तार करके 67,500 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान कर दिया है। तो ये हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो हमारी धनराशि है वो हमको मिल जाएगी और काम हो जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में जल जीवन मिशन को पहुंचाना इंजीनियरिंग और इच्छा शक्ति की बड़ी परीक्षा है। धामी सरकार इन कठिन क्षेत्रों के लिए स्मार्ट इंजीनियरिंग और लोकल सॉल्यूशन की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पहाड़ के कई गांव ऊंचाई पर हैं और पानी का स्रोत काफी नीचे, वहां बिजली पहुंचाना और मोटर चलाना कठिन होता है। सरकार ऐसी जगहों पर सोलर आधारित पंपिंग सिस्टम लगा रही है। सूरज की रोशनी से पानी को लिफ्ट करके ऊपर टैंक तक पहुंचाया जाता है, फिर गुरुत्वाकर्षण के जरिए घरों तक सप्लाई दी जा रही है। धामी सरकार क्लस्टर मॉडल पर काम कर रही है। एक बड़े और 12 मासी जल स्रोत से पानी उठाकर पाइपलाइन के जरिए 10-15 ऊंचे गांवों के समूह को एक साथ जोड़ा गया। पहाड़ के पारंपरिक स्रोत सूख रहे हैं, सिर्फ पाइप बिछाने से पानी नहीं आएगा, इससे स्रोत को बचाना जरूरी है। इन इलाकों को इंसुलेटेड पाइपलाइन और पाइपों को अधिक गहराई में दबाने की तकनीकी अपनाई जा रही है, ताकि नल से जल की आपूर्ति बाधित न हो। बता दें कि धामी सरकार केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि अगले 3 सालों की योजना बना रही है। इसमें ग्लेशियर आधारित नदियों को बरसाती नदियों से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना भी शामिल है, ताकि भविष्य में कभी उत्तराखंड प्यासा न रहे। जल जीवन मिशन केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि उत्तराखंड के ग्रामीण जीवन की जीवन रेखा बन गई है। मुख्यमंत्री के एक्शन मोड ने साफ कर दिया है कि विकास की इस धारा को अब कोई रोक नहीं सकता। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण महज एक जाति नहीं बल्कि एक ओपिनियन मेकर वर्ग माना जाता है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में सभी प्रमुख दल इस 11 से 12% वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए बिसात बिछा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्यों खास है ब्राह्मण वोट बैंक? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या भले ही करीब 12% हो, लेकिन उनका प्रभाव इससे कहीं अधिक है। लगभग 100 से 110 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता हार और जीत तय करते हैं। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में ब्राह्मणों की सामाजिक स्वीकारता उन्हें नैरेटिव सेट करने वाला वर्ग बनाती है। 1989 तक यूपी में कांग्रेस का मुख्य आधार ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम गठबंधन था। उनके छिटकने से ही कांग्रेस का पतन हुआ और क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यूपी का चाणक्य किसके साथ? उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता क्या इस बार मंदिर और मंडल से इतर जनेऊ के जरिए तय होगा? दरअसल 2027 की सियासी बिसात बीत चुकी है और केंद्र में है उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वोट बैंक। जिस समाज को कभी किंग मेकर कहा जाता था, आज उसे साधने के लिए बीजेपी की प्रबुद्ध बैठकों से लेकर सपा की परशुराम पॉलिटिक्स और बसपा के ब्राह्मण दलित गठजोड़ की होड़ लगी है। आपको बता दें कि पिछले 3 दशकों का इतिहास रहा है कि ब्राह्मण जिस तरफ झुका, लखनऊ की गद्दी उसी की हुई। 2007 में बसपा, 2012 में सपा और 2017-2022 में बीजेपी इसका प्रमाण है। विपक्ष भगवान परशुराम को प्रतीकात्मक रूप से आगे बढ़ा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों और राम मंदिर के जरिए इस वर्ग को जोड़े रखना चाहता है। यहाँ सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण समाज केवल सम्मान और प्रतिनिधित्व पर वोट देगा या कानून व्यवस्था और महंगाई जैसे मुद्दे इस बार प्राथमिकता बदलेंगे? यूपी में जाति का क्या है आंकड़ा? ब्राह्मण 10 से 12%, राज्य की राजनीति में सबसे प्रभावशाली सवर्ण समूह। राजपूत ठाकुर 7 से 8%, वैश्य 3 से 4%, अन्य कायस्थ, त्यागी आदि 1 से 2%, यादव 9 से 10%, ओबीसी में सबसे ज्यादा। कुर्मी पटेल 4 से 5%, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य 4 से 5%,
लोध 3 से 4%, निषाद, कश्यप, मल्लाह 4%, जाट 2 से 3% मुख्यतः पश्चिमी यूपी में, जाटो, चमार 11 से 12%, एससी आबादी का आधे से अधिक हिस्सा, पासी 3 से 4%, धोबी, कोरी, वाल्मीकि 3 से 4%। यूपी पॉलिटिक्स और ब्राह्मण फैक्टर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कोशिश है कि कैसे भी समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को फेल किया जाए। चर्चा है कि बीजेपी के मदद के लिए ओम प्रकाश राजभर ने मोर्चा संभाल लिया है और समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ पर धावा बोला। सुना है कि महीने में करीब 7 दिन आजमगढ़ में ही बिता रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन अब पार्टी सत्ता हासिल करने में चूक गई तो बीजेपी से जा मिले। कुछ समय पहले बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने एक बड़ी बैठक की थी। बैठक इतनी असरदार रही कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी को फटकार के साथ फरमान जारी करना पड़ा। आइंदे से ये सब हरगिज नहीं होना चाहिए, लेकिन खेल जब शुरू हो चुका है तो रुकने वाला कहां, किसी न किसी रूप में हर रोज सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण आबादी करीब 12% है, जो सवर्णों में सबसे ज्यादा है। सवर्ण आबादी 18 से 20% मानी जाती है। करीब 8% ठाकुरों की आबादी होने का अनुमान है। राजनीति की मुश्किल यह है कि ब्राह्मण कभी कभी ही जाति के आधार पर उम्मीदवार या पार्टी चुनता है, अक्सर अलग अलग वजहों से बटा होता है। फिलहाल बटुकों के साथ दुर्व्यवहार का यह मामला भी तूल पकड़े हुए है और नाराजगी दूर करने की कोशिश हो रही है। जाति के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टियों और कई नेताओं की दुकान तो ब्राह्मणों को भला बुरा बोलकर ही चलती आ रही है, लेकिन अब वे भी काफी सजग नजर आ रहे हैं। पहले तो सभी वोट कांग्रेस को ही मिला करते थे, बाद में बीजेपी ब्राह्मण बनिया पार्टी के रूप में समझी जाने लगी, लेकिन मायावती की सोशल इंजीनियरिंग ने साफ कर दिया था कि किसी एक को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा में माता प्रसाद पांडेय को विपक्ष का नेता बनाया है। वहीं बीएसपी नेता मायावती भी फिर से सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला आजमाने की कोशिश कर रही हैं। पिछले दिनों एक फिल्म घूसखोर पंडित के नाम पर हुए विवाद में उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप किया। दलितों की राजनीति करने वाली मायावती ने ब्राह्मणों के हक में आवाज बुलंद की, कहा कि ब्राह्मणों का अनादर बर्दाश्त नहीं होगा। ब्राह्मणों को लेकर गरमाई सियासत में कांग्रेस की भूमिका दिलचस्प है, वह एक खामोशी सी अख्तियार किए हुए है। एक वजह तो राहुल गांधी की ओबीसी मुहिम लगती है और दूसरी यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन। कांग्रेस अगड़ी जातियों के विरुद्ध अपनी राजनीति में इतना आगे निकल गई है कि अब उसका दोबारा ब्राह्मणों की ओर शायद सहज ना लगे। हालांकि एक दौर में कांग्रेस का ब्राह्मणों के बीच अच्छा खासा जनाधार रहा है। कौन जाने यूपी चुनाव आते आते राहुल गांधी को एक बार फिर अपने जनेऊ की याद आ जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ब्राह्मण वोट बैंक अब केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि सत्ता में भागीदारी के आधार पर फैसले लेता है। जहां बीजेपी को उसकी हिंदुत्व की छतरी का लाभ है, वहीं क्षेत्रीय दल स्थानीय समीकरण और उपेक्षा के नैरेटिव को हवा दे रहे हैं। आमतौर पर यूपी में ब्राह्मण मतदाता साइलेंट रहता है, लेकिन जब वो बोलता है तो तख्ता पलट हो जाता है। बीजेपी के लिए चुनौती अपने इस बेस को बचाए रखने की है, तो विपक्ष के लिए चुनौती उस भरोसे को जीतने की है जो पिछले एक दशक से भगवा खेमे में शिफ्ट हो चुका है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। राजधानी दिल्ली का हाई प्रोफाइल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, जहां दुनिया तकनीक और भविष्य पर चर्चा कर रही थी, वहीं बाहर सड़क पर हुआ एक ऐसा विरोध प्रदर्शन जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब अब दिल्ली पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस उन्हें इस पूरे शर्टलेस कांड का मास्टरमाइंड बता रही है। क्या यह सिर्फ एक प्रदर्शन था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में गहमा गहमी तेज थी। कटघरे में थे यूथ कांग्रेस के दिग्गज नेता उदय भानु चिब। दिल्ली पुलिस ने अदालत में जो दलीलें दी, उन्होंने सबको चौंका दिया। पुलिस का सीधा आरोप है कि उदय भानु चिब इस पूरे बवाल के मुख्य साजिश करता है। 4 दिन की पुलिस हिरासत में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष। पुलिस की दलील, चिब ने अलग अलग राज्यों से प्रदर्शनकारियों को दिल्ली बुलाया। मामले की गहराई से जांच के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी गई। पुलिस का कहना है कि साजिश के तार जोड़ने के लिए आरोपी को देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाना जरूरी है। देखिए, मैं ऐसा अरेस्ट करने का मैं कंडम करता हूं।
जो युवा आज नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और देश के माहौल इतना खराब हुआ है जिसके कारण मोदी जी के ऊपर लोगों का बड़ा रोष है। और मैं इसीलिए मैं ये चाहता था कि मोदी जी देश के लिए कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन मोदी जी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया। और मोदी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया और खास करके ट्रंप के सामने उन्होंने घुटने टेके, नाक रगड़ के उनके सारे कंडीशन को उन्होंने मान लिया, जिससे पूरा देश शर्मिंदा। आपको बता दें कि अदालत में दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई। एक तरफ पुलिस रिमांड पर अड़ी थी तो दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। फिलहाल जज साहब ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया, यानी उदय भानु चिप की किस्मत अब कोर्ट के फैसले पर टिकी है। बता दें कि उदय भानु चिप के वकील ने पुलिस कस्टडी की मांग का कड़ा विरोध किया। उन्होंने पुलिस की कस्टडी मांग को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने तर्क दिया कि चिप राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। वकील के अनुसार चिप ने हमेशा जांच में सहयोग किया और जब भी बुलाया गया वो पेश हुए। बचाव पक्ष ने दलील दी कि पुलिस सिर्फ एक टी शर्ट बरामद करने के लिए रिमांड मांग रही है, जो कि अनुचित है। उन्होंने ये भी कहा कि चिप किसी के साथ संपर्क में नहीं थे और न ही उन्होंने कोई निर्देश जारी किए थे। See, whatever this is all vendetta. This is vindictive politics. So if that was the case, if you recollect, Mr. Nitin Gadkari led a protest during the Commonwealth Games. So what happened then? See, this is nothing but they just want to divert attention. This is nothing but a distraction tactic by the BJP for their failure in trying to communicate to the world that India can lead the world in the technology space. राहुल गांधी ने भारत को शर्मिंदा करने के लिए और बदनाम करने के लिए साजिश रची थी। परत दर परत अब वो बाहर आ रही है और ये कहना गलत नहीं होगा, ये राहुल गांधी कर रहे हैं देश को शर्मिंदा, और देश को शर्मिंदा करने के प्रयास में ये खुद परत दर परत नंगे होते जा रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था, ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सोचा होगा, ना भगत सिंह जी ने सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा भस्मासुर राहुल गांधी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके इशारे पे नंगा नाच करेंगे, उनकी तुलना हमारे महात्मा गांधी जी से करेंगे। क्या है शर्टलेस विरोध विवाद? ये प्रदर्शन तब हुआ जब दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जैसा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा था। इस समिट में देश दुनिया के दिग्गज नीति निर्माता और वीआईपी शामिल थे। पुलिस का तर्क है कि इतने संवेदनशील और हाई प्रोफाइल कार्यक्रम के दौरान इस तरह का प्रदर्शन सुरक्षा में बड़ी चूक पैदा कर सकता था। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि मकसद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का ध्यान खींचना और बेरोजगारी या अन्य मुद्दों पर विरोध दर्ज कराना था। ये दिखाने की कोशिश की आम आदमी या युवा के पास अब तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं बचे। दिल्ली पुलिस का तन प्रदर्शन पूरी तरह सुनियोजित था। वीवीआईपी समिट की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई। यूथ कांग्रेस के युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश है। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना कोई अपराध नहीं।
विवाद इस बात पर नहीं कि प्रदर्शन हुआ, बल्कि इस पर है कि कब, कहां और कैसे हुआ। पुलिस इसे एक सुनियोजित साजिश मान रही है, जबकि विपक्ष इसे अभिव्यक्ति की आजादी कह रहा है। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली पुलिस रिमांड के जरिए किसी बड़े नेटवर्क का खुलासा कर पाएगी, या फिर ये मामला महज एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाएगा। सबकी निगाहें अब कोर्ट के आने वाले फैसले पर है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।